सो हे चैम्प्स, आज से हम फिजिक्स पढ़ना नहीं, फिजिक्स के क्वेश्चन तोड़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी का एक-एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए कैसे डेंजर होता है, ये सीरीज आपको दिखाएगी। और इस सीरीज में हम पहले फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज थर्सडे था। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फुली एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज होगी और आप एक-एक क्वेश्चंस मिला लें दोस्त की। फुली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और पहला चैप्टर जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, जहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर करके, वो मैं क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। और एक चीज, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेंगे। और एक चीज, इससे पहले अगर आपने यूनिट एंड फार्मूला और डायमेंशन को अलग नहीं किया है दोस्त, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं अपना 100% दूँगा। लेकिन आप भी अगर फ़ोकस से होके ये चीज़ देखेंगे, दैट आई विल गारंटी कि आप हर एक क्वेश्चन को समझ पाएँगे। अपना दिमाग खोल के ये सीरीज़ देखना, ठीक है दोस्त? तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 देखूँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मूल राशि बेस क्वांटिटी कौन-सी है? यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस क्वांटिटी? दोस्तों, आपको पता है ना बेस क्वांटिटी कितनी होती है? 7 बेस क्वांटिटी होती है आपको, है ना? 7 बेस क्वांटिटी होती है। पहली कौन-सी होती है? मास होता है। एंड मास होता है, ठीक है, लेंथ होता है, टाइम होता है। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना। टाइम होता है यानी कि समय होता है, करंट मतलब धारा होती है दोस्त, है ना? करंट मतलब धारा होती है दोस्त। इसको मैं थोड़ा सही लिख दूँ जिससे आप समझ पाएँगे, तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। तो दोस्तों 7 बेस क्वांटिटी होती है, कितनी? 7 बेस क्वांटिटी होती है। 7 बेस क्वांटिटी में सबसे पहले मैं बात करूँ, पहला होता है मास, एंड दूसरा क्या होता है दोस्त? लेंथ, और तीसरा मास, एंड चौथा करंट यानी कि धारा, और पांचवा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड छठा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है दोस्त? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और सातवां जो होता है दोस्त, टेम्परेचर। तो आपको इसमें से ये बताना था कि बेस क्वांटिटी कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस क्वांटिटी। तो आपको पता है स्पीड क्या है? नो वेग, ये तो हो ही नहीं सकती है ना दोस्त। वेग भी नहीं हो, वेट भी नहीं हो सकता। लंबाई क्या है हमारी? बेस क्वांटिटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? सी होगा। एंड इसका राइट आंसर दोस्त सी होगा, ठीक है? आई होप को ये चीज़ ना समझ में आई होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो सी हो गया। नाउ दोस्त, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, विच निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि कौन समय की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ द टाइम? सेकंड होती है, ये तो पता है आपको, मिनट भी होता है, आवर्स भी होता है, और लाइट ईयर दोस्त। लाइट ईयर क्या है? ये एक यूनिट जो है किसकी नहीं है? टाइम की यूनिट। अच्छा, लाइट ईयर होता क्या है? मैं आपको चीज़ क्लियर करूँ। जो लाइट ईयर दोस्त होता है ना, ये लाइट ईयर क्या होता है दोस्त? ये लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। किसकी? डिस्टेंस की। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है आपको? कॉन्सेप्ट मिला। अच्छा, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर माइनस 15, माइनस नहीं 15 मीटर। ये लाइट ईयर का एक ये क्वांटिटी होती है, उसको ये आपको ये याद रखना है, यानी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है दोस्त? एंड तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें, तो एक खगोलीय इकाई एयू के बराबर दूरी है, यानी कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि एक जो एयू होता है वो किसकी दूरी के बराबर होता है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि ये खगोलीय दूरी होता है, खगोलीय इकाई होता क्या है? तो खगोलीय इकाई उसे कहते हैं हम लोग, जो एवरेज डिस्टेंस, किसके? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ, यानी कि जो एक वन वन एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है, इज वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ। किसके बीच में होती है? सन और अर्थ के एक खगोलीय दूरी के बराबर होती है, किसके? एवरेज डिस्टेंस के। तो इसकी आपसे वैल्यू पूछ रखा है, तो वैल्यू आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको पढ़ाया गया होगा, एक एयू बराबर कितना होता है दोस्त? एक एयू बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपसे ये यूनिट ही पूछ देगा। देखो, इसमें यूनिट पूछ लिया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा। आइए, आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड आगे मैं बात करूं, 4 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 1 मीटर भुजा वाले घन का आयतन उपयुक्त होगा, यानी कि 1 मीटर जो भुजा वाले घन का आयतन जो होगा वो उपयुक्त होगा। उपयुक्त का मतलब क्या हो गया? कि आप एक्सप्रेस करेंगे, एक अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है ना दोस्त कि एक वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L की पावर 3, L की पावर 3। और वॉल्यूम की इसकी वैल्यू भी दे रखा है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में करेंगे तो 1 पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, किसके बराबर? किसके बराबर? इसके बराबर 1.728 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो पूरा वॉल्यूम का दिया रखा है, ये वैल्यू पूरी वॉल्यूम की दे रखी है। तो अगर हम इसको लेस, मतलब इसको हम एक्यूरेट वैल्यू में लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 7 इंटू 1.10 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बी, ठीक है? एंड एम्पियर सेकंड की मात्रा किसका होता है? ये तो बहुत ईजी है। क्यू बराबर क्या होता है? चार्ज, है ना? क्यू बराबर चार्ज, भी आंसर सही है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो बता रहा है कि 6.28 लंबे रे से
का सबसे सटीक माप क्या होगा, यानी कि मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग बता रहा है। अच्छा, एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकालते हैं दोस्त? एक्यूरेट रीडिंग कैसे निकालते हैं आप? एक्यूरेट रीडिंग निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना, वो ये होता है। देखो पहले कैसे निकालते हैं एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग, किसी भी चीज़ की रीडिंग जब निकालना होता है ना, तो सबसे पहले ये देखना होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तुमको पता है कि 6 से लेकर 6.28 तक स्टार्ट हो गया, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 0.28 का, ठीक है। अब 6 से 0.28 का आया, 0.28 का, अब इसमें हम 5 बढ़ा देंगे तो 6.5 से 6.28 के बीच में कितना डिफरेंस आया? तो 0.222 का हुआ। तो यहीं पे हमको क्या मिल गया? एक एक्यूरेट वैल्यू मिल गई, तो 6.5 का है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ाते चले जाएँगे तो आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इसको कम कर देंगे 5.99 और माइनस 6.28, इसका अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.29, है ना? तो ये एक ऑड नंबर मिल गया, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसे ही करते चले जाएँगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? वो बी होगा, 6.5। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्नलिखित में कौन-सी बल की इकाई है? देखो बल की इकाई क्या होता है? ये तुमको दिख रहा है ना, न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन मीटर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये जो न्यूटन मीटर लिखा है, इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ टार्क। यूनिट ऑफ टार्क, यूनिट ऑफ टार्क। जो बी है इसको बोलते हैं मिली न्यूटन। मिली न्यूटन इज अ राइट आंसर फॉर द फोर्स। ये जो तुमको दिख रहा है ना नैनोमीटर, ये भी नहीं इसका आंसर है। जो एनएस तुमको दिख रहा है ना, ये होता है यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये होता है यूनिट ऑफ मोमेंटम का, ठीक है दोस्त। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें तो इसका राइट आंसर क्या था? बी था। इसका राइट आंसर बी था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 डिग्री का रेडियन माप है, 60 डिग्री का रेडियन मान है, तो वैल्यू ऑफ द 60 रेडियन निकालना है। तो तुमको पता है ना दोस्त, 60 रेडियन कैसे निकालते हैं? सबसे इजी तरीका, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, ये सिखाया गया है हमको, पाई रेडियन होता है। अब यहाँ से अगर हमको वैल्यू निकालना तो 180 डिग्री बोले तो 1 डिग्री का अगर हम निकाल लें, तो 1 डिग्री का निकलेगा ये, ठीक है, कितना? रेडियन। अब 1 डिग्री मतलब 60 डिग्री, है ना? 60 डिग्री, 60 के यानी कि 180 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से कट जाएगा, तो 60 बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री से निकालना था, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? आई आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, 9वां क्वेश्चन देखें, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान है, यानी कि 1 यूनिटी 5 एटॉमिक मास। अब यहाँ से तुमको अंदाजा हो गया कि ये एटॉमिक मास यूनिट पूछ रखा है, क्योंकि इसमें तुमको वैल्यू दिख रही होंगी ऐसी, है ना? तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, वो राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तुमको पता है। 1 एएमयू बराबर क्या होता है? 1 एएमयू बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, ठीक है दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। एक चीज़ और, आप सब चीज़ जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं, प्लीज़ उनका शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में चलाते चलें, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएँगे, ठीक है? नो, आगे मैं क्वेश्चन देखूँ तो आगे जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 10 नंबर क्वेश्चन, किस वृत्ताकांत, किस वृत्त द्वारा केंद्र में बनाया गया कुल समतल कोण होता है? इज द टोटल एंगल सब्सटेंड बाय द सर्कल एट इट्स सेंटर इज। यानी कि आपसे सेंटर पूछ रखा कि किस कितना क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको पता है ना कि एक जब वृत्त पर केंद्र बनता है ना, तो टोटल प्लेन एंगल कितने हो जाते हैं? टोटल प्लेन एंगल हो जाते हैं आपके दोस्त, पता है ना? टोटल प्लेन एंगल बन जाते हैं, अगर मैं देखूँ, टोटल टोटल प्लेन एंगल, टोटल प्लेन एंगल मैं देखूँ अगर, तो ये दोस्त होता है 360 डिग्री का, है ना? 360 डिग्री का। अच्छा, 360 को हम लिखते क्या हैं? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। एंड आगे हम देखें 10 नंबर क्वेश्चन, एक दूरी स्थित ग्रह पृथ्वी से डी दूरी पर है। अ फार ऑफ प्लेनेट एट इज द डिस्टेंस डी फ्रॉम द अर्थ। यदि उसके व्यास के सिरे थीटा कोण बनाते हैं, तो ग्रह का व्यास क्या होगा? यानी कि इट इज अ जो डायमेट्रिकल है अपोजिट इन द सबटेंड एंगल थीटा इज डायमीटर इज, यानी कि आपको जो दूरी है ना, जो दूर स्थित एक पृथ्वी का ग्रह पृथ्वी से दूर जो डी दूरी है, उसको आपको डायमीटर आपको उसका बताना है। तो ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखो, थीटा बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है? आर्क आर्क लेंथ बाई रेडियस, आर्क लेंथ बाई रेडियस, ये पढ़ रखा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई टी, डी बाई डी। तो यहाँ से फार्मूला हम निकाल लेंगे, डी थीटा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुम्हारे सामने दिख रहा है, डी थीटा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखूँ वोल्टेज में 3% धारा, 3% और धारा में 2% त्रुटि है, ठीक है। वोल्टेज में तुमको ये दे रखा है, कितना वोल्टेज में तुमको ये दे रखा है। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन था, ये 11 क्वेश्चन था, इधर पहले कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे सटीक मापन कौन सा है? देखो, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट आपसे पूछ रखा है, तो मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो होगा ना, पहले देख लेते हैं। देखो, 3 into 10 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 30 into 10 की पावर -4 ये भी नहीं होगा। ये इट इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है? मेजरमेंट ये कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध संख्या 410 में सार्थक संख्या
जो सार्थक अंकों की संख्या है, यानी कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्योर नंबर 410 इज, यानी कि आपको ये बताना है कि जो शुद्ध संख्या होती है ना, सार्थक अंकों की संख्या होती है। पहले तो आप ये देख लें कि प्योर नंबर क्या होता है। देखो प्योर नंबर दोस्त क्या होता है ना, पता है? प्योर नंबर हैज 1 मिनट दीजिएगा। प्योर नंबर हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, है ना? तो ये इनफाइनाइट नंबर हो गया, क्योंकि जो प्योर नंबर होता है ना, उसके पास एक इनफाइनाइट नंबर होता है सिग्निफिकेंट का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा। बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। देखो अगर दोस्त कॉन्सेप्ट पता है ना, क्वेश्चंस यूँ होंगे, एक चुटकी में क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चंस आंसर ही नहीं, वो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो कहाँ हो पाएँगे। अच्छा, स्क्रू गेज से पेंसिल की मोटाई मापी गई है। अच्छा देखो, थिकनेस ऑफ द पेंसिल मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, एलसी इसका दिया गया, नहीं लीस्ट काउंट दिया गया 0.001 सेंटीमीटर इज़ 0.820 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी प्रतिशत त्रुटि होगी। यानी कि उसका परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर बहुत ईज़ी होता है दोस्त। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं भाई? इसका फ़ॉर्मूला होता है, आपको फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले फ़ॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा L बाई L इंटू 100%, ठीक? ये इसका फ़ॉर्मूला होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू रख लेंगे 0.001, ये इसका फ़ॉर्मूला हो गया। इसको काटेंगे ना तो अप्रोक्सिमेटली मैं देखूँ अगर, तो इसका ये आएगा। आप कर लेना क्योंकि आपका ये काम है, ठीक है? ये परसेंटेज आएगा, इसको मैं राइट वैल्यू में लिख दूँ तो 0.25% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। इसमें फ़ॉर्मूला लगाना था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। इसमें फ़ॉर्मूला लगाना था, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना था। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं 15 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ कि कैसे क्या रहेगा। अच्छा, वोल्टेज में 3% धारा दे रखी, वोल्टेज में 3% और धारा में 2% त्रुटि है। अच्छा, परसेंटेज एरर इन द वोल्टेज 3% इन द करंट ऑफ द 2%, यानी किसमें, ये बताना आपको जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा, किसमें? रजिस्टेंस में। किसमें? रजिस्टेंस में। तो भाई सबने पढ़ा है कि ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम आप लोग जानते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है। अगर हम रजिस्टेंस निकालेंगे तो V अपॉन आई हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज एरर बनाना है तो ये आपको क्लास में सिखाया होगा, कैसे सिखाते हैं। अच्छा देखो, अगर रजिस्टेंस का हम निकालें तो R बाई आर इंटू 100 ये निकालते हैं हम लोग, है ना? ये रजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम वोल्टेज रखें तो वोल्टेज आपको पता है ना, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई हो जाएगा, और इसको हम 100% से करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ना, डेल्टा आर होती है, क्या होती है? डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ठीक है? अब यहाँ से अगर हम देखें, प्योर चीज़ देखें, ये अगर इसका फ़ॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये तो मैंने तुमको बताया कि ये इसका फ़ॉर्मूला होता है जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है? ये मैं रेजिस्टेंस का बता रहा हूँ। अच्छा, इसी का निकालना है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ पहले, वो मैं बता देता हूँ रियल वैल्यू क्या है। अच्छा, डेल्टा वी कितना दे रखा है? 3% दे रखा है, प्लस डेल्टा आई कितना देखा? करंट में धारा यानी कि 2%। इसको अगर जोड़ देंगे तो 5% आ जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंट आएगा ना, किसका रेजिस्टेंट? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इसका ये फ़ॉर्मूला होगा। इसका ये फ़ॉर्मूला का ये आंसर होगा। तो कितना आ गया? 5% आ गया। कितना आ गया? 5। डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये है, ठीक है? मैं मिटा देता हूँ इसलिए क्योंकि आप अपने हाथ भी आपको ये सॉल्व करने हैं दोस्त, ठीक है? ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन्स हैं, इन्हीं से मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बना के क्वेश्चन देगा आपको, ये में याद रखना आप बात, ठीक है? ये भी क्वेश्चन बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन्स नहीं करने हैं, ये वो बस देखते रहना आप। अच्छा, अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है? 14 नंबर क्वेश्चन समझ लिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले जो सबसे ईज़ीएस्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको कैसे करेंगे? अच्छा, 16 नंबर क्वेश्चन ना बहुत ईज़ी है। ये बोल रहा है कि घन की भुजा में सापेक्ष त्रुटि, यानी कि एक रिलेटिव जो एरर होता है ना, वो आपको निकालना है किसमें? वॉल्यूम पर। तो आपको पता है दोस्त, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3, है ना? साइड की पावर 3 होता है। अच्छा, इसका अगर हम एरर निकाल लें, इसका हम अगर एरर निकाल लें तो कितना बनेगा? इसका एरर अगर आप निकालेंगे ना तो ये बनेगा डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? डेल्टा वी अपॉन ई, और इधर में 3 डेल्टा साइड रखूँगा क्योंकि भाई को इसका एरर निकालना है तो परसेंटेज तो डेल्टा में लिखना पड़ेगा, डिफरेंस में लिखना पड़ेगा। तो साइड साइड से साइड कैंसल हो जाएगा, ठीक है दोस्त? अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे किसकी? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू 3 इंटू 0.027। इसकी अगर वैल्यू लिखेंगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.081। इसकी ये आंसर होगा डेल्टा वी अपॉन, इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। ये यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन 2 बार हो गया ना, तो इसको माफ़ी चाहता हूँ मैं। बाकी इसका राइट आंसर तो यही होगा, ठीक है दोस्त? इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? वो
वो ये होगा, ठीक है सी। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, तो निम्न किसी यंत्र में शून्य की त्रुटि किस प्रकार की होती है? यानी कि ज़ीरो एरर एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस, यानी कि एक ज़ीरो एरर होता है, किसके इंस्ट्रूमेंट में जो किसके जो कौन-सा इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कराता है उसको? तो ये तुमको थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया गया होगा। क्या होता है? ज़ीरो एरर इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। ज़ीरो एरर इज़ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर। दीज़ आर वेरी ईज़ीएस्ट क्वेश्चन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है भाई, कि बोल रहा है कि पैकेट में एक पैकेट है, पैकेट में चांदी का चूड़ है। कितना 20.23 जी, और वो दे रखा है इसको ऑड और इवन, मतलब सम और ऐड, सम और सब्ट्रैक्ट, ठीक है 0.01 ग्राम। तो उसमें से आपको ये निकाल लिया गया है, तो शेष चूड़ का द्रव्यमान बताना है आपको। तो भाई बहुत कंटेन सिल्वर पाउडर उसमें, तो जो रह गया वो बताना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, अगर आपको बहुत अच्छा, अगर वो एरर जो तुमको एरर जो देता है ना, उसको ऐड करना आता है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे भाई। अच्छा देखिए हम कैसे करते हैं इसको, बहुत ईज़ीएस्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अच्छा M1 हमको दे रखा है, क्योंकि ग्राम में दे रखा है ना, तो M1 हमको दे रखा है 20.23, ठीक है, ग्राम प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा पूरा ये इसको हम वैल्यू लिख लेते हैं। अच्छा M2 कितना दे रखा है? M2 इज़ वेरी ईज़ी, कितना 5.75 प्लस 0.01। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम M2 निकाल रहे हैं, क्योंकि M2 की वैल्यू एक ही है, 2 करना है तो उसको निकालना पड़ेगा। जब ये कर देंगे तब उसकी वैल्यू भी हम आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा देखें कैसे निकालते हैं। अच्छा अगर हम डिफरेंस निकालें, तो M1 माइनस M2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2.3 माइनस 5.75 और प्लस माइनस में 0.02, ठीक है ग्राम। यहाँ पे ग्राम लिखा दोस्त, थोड़ा समझ लेना। एंड इसका अगर हम डेल्टा M निकालेंगे ना दोस्त, तो कितना हो जाएगा 14.8 प्लस माइनस 0.2 ग्राम, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कितना इसका राइट आंसर होगा ये, इट इज़ अ वेरी राइट आंसर। तो इतना इसका राइट आंसर होगा। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन देखें, 1.6 ग्राम 7.32 ग्राम और 4.38 ग्राम्स के योग का एक सही दशमलव का स्थान लिखिए। द एडिशन ऑफ द थ्री मासेस 1.6 ग्राम 7.32 ग्राम्स एंड 4.238 एड्रेस अप टू प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अप टू प्रॉपर डेसिमल प्लेसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको भी बताना है दोस्त। तो देखो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। देखो M1 की वैल्यू कितनी दे रखा है 1.6 ग्राम, M2 की वैल्यू कितनी दे रखा है 7.32 ग्राम, M3 कितना होगा 4.238, ठीक है। ये इसका पूरा ऐड कर लेंगे तो इतना राइट आंसर इसका आएगा। मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट है दोस्त, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर हो कितना होगा, ये होगा। अच्छा 0.2 सेंटीमीटर लंबाई वाले 6.28 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले सीट का क्षेत्रफल सही सार्थक अंकों में निकालना है। सार्थक अंक को पता कैसे निकालते हैं दोस्त? सार्थक अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। एल बराबर कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है 6.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो एरिया आपको निकालना है, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा एल वेट, है ना। तो 10.2 इंटू 6.8, ठीक है दोस्त। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 6.936 हो जाएगा, 6.936 हो जाएगा। तो अगर हम इसका अप्रोप्रिएट निकलें, अगर सार्थक अंकों में लिखें, तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा 69, इसका राइट आंसर सेंटीमीटर से, ठीक है। नाउ 21 नंबर क्वेश्चन देखें। एक गोले की त्रिज्या दे रखी 2.6 प्लस माइनस एंड 0.1 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकली। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2.6 0.1 सेंटीमीटर, द परसेंटेज एरर इन द इट्स वैल्यूम, यानी कि आपको परसेंटेज एरर निकालना है जो वैल्यूम दे रखा है उसमें। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर निकालना है जो वैल्यूम दे रखा है उसमें। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। बहुत अच्छे से जानते हैं, कितनी दे रखा है 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है। और वैल्यूम हमने पढ़ रखा है, वैल्यूम हमने पढ़ रखा है, वैल्यूम हमने पढ़ रखा है। अभी बताता हूँ कैसे। वैल्यूम हमने पढ़ रखा है। अच्छा इधर पहले मैं लिख लेता हूँ, त्रिज्या कितनी दे रखी
त्रिज्या है 2.6 प्लस माइनस 0.21 सेंटीमीटर। तो वैल्यूम हमको दे रखा है कि वैल्यूम कितना होता है आयतन का 4.3 पाई आर क्यूब। अब अच्छा देखो, बहुत बच्चे होंगे ना उनको ये फार्मूला ही नहीं पता होगा दोस्त। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप भाई नहीं कर पाएंगे, वन स्टेप्स अगर नहीं लगा पाएंगे तो क्या ही कर पाएंगे। वन स्टेप्स वाले क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, है ना। वन स्टेप वाले क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। वन स्टेप अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या ही होगा भाई आपका। वन स्टेप वाले तो करने पड़ेंगे। अच्छा फार्मूला कितना होता है तुमको बता दोस्त, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा ये होता है, तो अगर हमें डेल्टा के अपॉन वी रखेंगे 1/100 में, ठीक है दोस्त। तो अगर इसका मेजर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम, कितनी हो जाएगी 3 इंटू 0.1 2.6 इंटू 100। तो ये इसका परसेंटेज एरर हो गया, है ना, ये इसका परसेंटेज एरर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, बी होगा, बी। ठीक है दोस्त, कितना बी, 3 गुणे। अब कोई अगर हमसे ये कहेगा कि सर इस ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, भाई इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर इतना आप टफ अपने अंदर नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस तो आप इजीएस्ट क्वेश्चंस तो कर लेंगे, लेकिन उससे आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ठीक है दोस्त, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 41.68 सेंटीमीटर माप में अनिश्चित कौन सा, यानी कि अनसर्टेन डिजिट बताना है। जो अनसर्टेन डिजिट होता है वो आपको बताना है। एक लेंथ दिया है जिसका रिपोर्टेड किया है, कितना 4.1। देखो सबसे में इजीएस्ट तरीका जो मैं बताऊं वो क्या होता है ना, देखो आपके पास 4.68 मेजरमेंट है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो अगर मैं राइट मोस्ट डिजिट देखूं, राइट मोस्ट डिजिट देखूं तो क्या होता है, तुमको एक चीज पता होगा ना दोस्त, कि अगर मैं देखो ये वाली जो चीज दिख रही है ना, ये क्या है, एक राइट मोस्ट डिजिट है, ठीक है कि नहीं। और ये वाली जो तुमको दिख रही है ना दोस्त, ये क्या है, एक मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, क्या इनसिग्निफिकेंट, लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट है ना। इनसिग्निफिकेंट क्या है, एक लेफ्ट मोस्ट है, क्या है, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट है ना दोस्त। हमको पता है समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देना। देखो ये क्या, राइट मोस्ट डिजिट है, ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो अगर मैं 8 नंबर की बात करूँ, कितना, जिसमें जो 8 आपको दिख रहा है, सो 8 की अगर मैं बात करूँ तो 8 क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इनसिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, सार्थक होगा। और 4 नंबर का मैं देखूँ तो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो क्या होगा, वो होगा मेरा डी। ठीक है, क्योंकि ये एक मोस्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर पूछा गया है आपसे। एक अनिश्चित मतलब होता है, अनसर्टेन का मतलब होता है मोस्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा 23 क्वेश्चन देखिए, एक रैंडम एरर बताना है कि आपको, वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर बाय, कैसे हम रैंडम जो रैंडम एरर होता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका होता है, अगर रैंडम एरर को आपको कम करना है तो कुछ नहीं करना होता, एक ओनली वन मेथड होता है जो रिड्यूस करता है एक रैंडम एरर को, टेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेकिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अधिक प्रेक्षण लेकर। इसका राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू 0.204, यानी कि माप आपको बताना है, सार्थक अंकों की जो संख्या है वो आपको बतानी है। तो सबसे इजी तरीका है इसका अगर निकालने का तरीका हो, देखो कैसे, देखो 0.20 है आपके पास, कितना 0.0204। अच्छा एक चीज़ और पे, कि जो नॉन जीरो डिजिट होता है ना वो आफ्टर डेसिमल प्लेस सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, आफ्टर द डेसिमल प्लेस और द सिग्निफिकेंट, है ना। यहाँ पर जो आफ्टर डेसिमल प्लेस आर द सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट नंबर तुमको कोई दिख रहा है यहाँ पे, कौन सा हो सकता है, तुमको 3 नंबर जो दिख रहा होगा ना, ये वाला 3 नंबर, ये वाला जो 4 नंबर तुमको दिख रहा है ना, ये वाला 4 नंबर, ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3, क्योंकि 3 पे हमको मिला क्या, 4 नंबर एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित माप 26,000 में सार्थक अंकों की संख्या बताएं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू 26,000। तो 26,000 की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही तरीका है, दो ही नंबर पे हमको सार्थक अंक निकल रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, द माप है 0.0
40 में शून्य जीरो की संख्या कितनी सार्थक है? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरो विच प्रेजेंट द मेजर्ड वैल्यू 0.02004 कितनी है भाई? बहुत अजीब तरीका है। दो तुमको सार्थक, इसमें दो जो वो हैं क्या नाम सिग्निफिकेंट एरर तुमको दिख रहे होंगे। इसमें देखो, ये देखो 0.02040 जी तुमको क्या दिख रहे होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर दिख रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखना भाई कि जो तुम्हारे पास जीरो फिगर जो जीरो एरर जो जीरो सिग्निफिकेंट जीरो प्रेजेंट है वो दिख रहा होगा आपको दो जगह पर। यहाँ पर दो जगह पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, ये वाली चीज़ पे और ये वाली चीज़ पे 20, और ये एक प्योर पूर्ण संख्या है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट एरर भी जीरोस भी निकाल सकते हैं, जीरो भी लग रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा? दो, क्योंकि दो दिखे, ठीक है। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन देखें तो 700 मीटर वाले में क्या निकालना है आपको? 700 मीटर वाले में 700 मीटर में जितने सार्थक अंक हैं उतने ही किसमें है? अच्छा, इसमें भी पूछ रखा है 47 4.7 क्या 4.7 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? ये सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? तो कितने होंगे भाई? इसको अगर आप निकालना चाहें तो पहली बात तो ये कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये समझ में आता है बात आपको? तो अगर मैं आल्सो इसको देखूँ तो बहुत ईज़ी तरीका है भाई, 470.0 मीटर, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएँगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएँगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है दोस्त, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अगर हम, बहुत ईज़ी तरीका है 28 नंबर क्वेश्चन करने का। यदि 2.74 6.5 ग्राम में 3 सार्थक अंकों में लिखा जाए तो महत्वहीन अंक होंगे। यानी कि आपसे पूछा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर ही पूछ लिया। देखो सारा खेल सिग्निफिकेंट, ये पहले मैं क्वेश्चंस एरर वाले करा रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन हैं, लगभग 60 क्वेश्चन तो होंगे, तो अभी मैं वही करा रहा हूँ जो कौन से सिग्निफिकेंट एरर वाले, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चंस करने हैं, एक भयंकर प्रैक्टिस करनी है आपको दोस्त। जब तक आप भयंकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, 50 क्वेश्चंस यहाँ से कर लिए और नोट बना लिए, तो गारंटी कह रहा हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट में गलत नहीं होगा, ये मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब मैं आगे बात करूँ तो आपसे पूछा कि कैलकुलेट वैल्यू पूछ रखा 2.4765 ग्राम कंटेन्स ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, द 2 इनसिग्निफिकेंट डिजिट आर। यानी कि इनसिग्निफिकेंट डिजिट आपसे पूछ रखा है, ये आपको बताना है। सबसे ईज़ी तरीका है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखा आपको, एक चीज़ आपको इसमें दिख रही होगी कि जितनी भी वैल्यू दे रखी है ना 2.7465 ये ग्राम में दे रखा है। इसमें अगर हम देखें तो लीस्ट 2 डिजिट और द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, जो 2 डिजिट आपको दिख रहा है ना वो लीस्ट इनसिग्निफिकेंट दिख रहे होंगे। तो कितने हैं? लीस्ट 2 डिजिट आर द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट नंबर। कौन से? कौन से दिख रहे होंगे भाई आपको? ये 6 एंड 5, 6 एंड 5, क्योंकि ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ये आपका 6 एंड 5 जो होगा इनसिग्निफिकेंट नंबर होगा, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली लीस्ट 2 डिजिट आर द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखे, एक 4.237 ग्राम एक द्रव्यमान का एक वस्तु है, उसका आयतन दिया गया है इतना, उसका आयतन दिया गया है इतना। तो भाई इसमें कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगाना है। तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है? m की वैल्यू दे रखी है 4.237, वैल्यू कितना दे रखा है? 1.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई डेंसिटी का फार्मूला आपने बचपन से पढ़ा है, क्या होता है? मास बाई वैल्यूम होता है, मास बाई वैल्यूम होता है। इसकी वैल्यू रख दो भाई 4.237 अपॉन 1.72 सेंटीमीटर क्यूब। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर काट पीट के लगाएंगे आप, इतनी आ जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना कितना होगा? ये होगा, ये नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। ये मैं कैसे कर, क्योंकि यार मेरे को पता है भाई ये कैसे क्या होगा। आप अगर कैलकुलेशन आपको नहीं आती ना तो इसका अगर आप पूछेंगे ना कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में आपको प्लान करूंगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन 32 देखें, आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि आपसे पूछा है कि एसआई पद्धति में प्रकाश की चाल की कोटि, यानी कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एसआई। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वो तुमको देखना है। अच्छा देखो, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आपको पता है दोस्त? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर सेकंड होता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? 8 होगा, कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। अच्छा, 35 क्वेश्चन देखें अगर हम,
तो दोस्त मैंने ना जितने भी सिग्निफिकेंट एरर्स वाले जितना भी एरर का पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट कराया। अब मैं हम डायमेंशन वाले क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के डायमेंशन से क्वेश्चन जनरेट करता है। और जो मैंने डायमेंशन वाली जो सीरीज आपको बताई है ना दोस्त, वो अगर आप कर लेंगे तो डायमेंशन से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखें हम दोस्त कि ऊर्जा का एक आयामी सूत्र क्या होता है। ऊर्जा का आयामी सूत्र जो होता है ना दोस्त बहुत ईजी होता है। वो क्या होता है मैंने बताया रखा है, अगर जिस भी बच्चे को आता होगा तो वो कर लेगा। कितना होगा ml/t-2। ठीक है ठीक। अब 14 नंबर इधर क्वेश्चन देख लें, थोड़ा 35 मैंने पहले बता दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वेग में परिवर्तन का आयाम यानी कि डायमेंशन ऑफ द चार्ज इन वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ द चार्ज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 34 देखें तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा। जितने जिसने भी ये मेरी अगर डायमेंशन वाली सीरीज देखी होगी उसी को ये आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पी होगा। क्या होगा, बी होगा। बी होगा, है ना, बी होगा। वेग में परिवर्तन का कितना होगा, बी होगा। वेग में परिवर्तन का जो होगा वो बी होगा। चेंज इन वेलोसिटी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ mlt। ठीक है, ये होगा इसका। नौ 35 और 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन राशियों का आयाम है, यानी कि पेयर ऑफ क्वांटिटीज आपको बतानी है। देखो पेयर ऑफ क्वांटिटी तो अगर मैं देखूं तो वेग डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वो होता नहीं, इन दोनों का कभी नहीं होता। टाइम फ्रीक्वेंसी का ये भी नहीं होता। ठीक है, फोकल एंड वेवलेंथ एंड फोकल लेंथ इट इज, वेवलेंथ एंड फोकल लेंथ क्या होता है, बोथ आर हैव यूनिट्स ऑफ लेंथ, बोथ आर हैव यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि ये जो आपको तरंग दैर्ध्य फोकल लंबाई दिख रही है ना, ये होता है हमारा एक यूनिट होता है लेंथ का। ठीक है दोस्त। अच्छा, सापेक्ष अपवर्तनांक का आयामी सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है डायमेंशन होता है तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है डायमेंशन लेस। क्या होता है, डायमेंशन लेस का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्लीज इनको ध्यान से करिएगा। लो आगे मैं बात करूँ 38 नंबर क्वेश्चन, द आयामी सूत्र ml -1 t-2 किस राशि का है, ये डायमेंशन फार्मूला किसका है। तो ये तुमको पता होगा किसका है भाई, अगर किसी भी बच्चे को याद होगा। देखो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है ml/t-2 L2। तो अगर इसको करेंगे तो ml-1 t-2, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसको हम क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, ये नीट लेवल का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, स्किप दिस। एंड 40 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से प्रतिरोध आर आयामी रूप का सही व्यंजक बताइए आपको। देखो आर आयामी रूप का सही व्यंजक किसका कितना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पावर का फार्मूला क्या होता है दोस्त। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। और W का अगर मैं देखूँ डायमेंशन ml/t-2 अपॉन टी। ठीक है, तो कितना बना ml/2 - 3। ये बना, ये किसका हो गया, करंट का। अच्छा करंट का अब चेक कर लेता हूँ, ये तो पावर का हो गया। अब जो करंट का चेक करेंगे ना तो करंट का फार्मूला कितना होता है, V = W अपॉन Q। V = W अपॉन Q, W का कितना होता है ml/2 - 2 अपॉन 80। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखूँ तो ml/2 - 3 A-1, इसका ये होता है किसका, किसका होता है ये, करंट का दोस्त। ठीक है दोस्त। एंड आगे मैं बात करूँ जो ई दिख रहा है ना, एनर्जी, एनर्जी की बात भी निकाल लेते हैं। एनर्जी इट इज वेरी इजी। एनर्जी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्त, कितना होता है एनर्जी का फार्मूला। जो एनर्जी का फार्मूला होता है ना दोस्त, पहले तो एनर्जी का होता है डायमेंशन कितना, ml/2 - 2 ये होता है। अगर मैं सो इसी तरह से मैं एनर्जी का निकाला तो फिर मैं आर से इसको रिलेट कर दूँ, किससे, आर से। आर = E अपॉन I² अपॉन टी। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये हो जाएगा A/T। ठीक है दोस्त, तो ये निकलेगा पूरा मेरा T-3 और A-2 ये हो जाएगा। तो करेक्ट फार्मूला इसका क्या निकला, अभी तो करेक्ट फार्मूला आया नहीं। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ तो अगर मैं V = IR से रिलेट कर दूँ, V = IR, V = IR से क्या हो जाएगा, R बराबर निकलेगा ml/T-3 A-1 अपॉन A। तो इसका अगर मैं राइट आंसर देखूँ तो ये राइट आंसर इसका निकल के आएगा। यानी यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना था दोस्त, यहाँ पे डायमेंशन आपको मिलानी थी। ये दो डायमेंशन है सेम निकल रही है। तो जो आर है वो, ये तुमको ये दिख रहा है ना, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फार्मूला ये बनाया है दोस्त, जो यहाँ पे मैंने ये फार्मूला बनाया ना दोस्त, तो ये वाला इसका जो सही फार्मूला बना, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्त मैं आगे भी देखूँ तो निम्नलिखित में से आयाम बल के समान नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ द फोर्स।
डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ द फोर्स। बहुत इजी तरीका है, यानी कि डायमेंशन ऑफ द फोर्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो डायमेंशन ऑफ द इसका बल, डायमेंशन ऑफ द बल, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो एम एल ए माइनस हो जाएगा और टी माइनस थ्री हो जाएगा। तो विच इज द डिफरेंस ऑफ द फॉर्म, विच इज द विच इज डिफरेंस फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, यानी कि कौन सा अच्छा डिफरेंस होगा, तो किसका होगा, फोर्स का। ये किसका निकल के आया, फोर्स का डिफरेंस होगा, किसका, फोर्स का। सबका अगर आप निकाल के चेक कर लेंगे ना तो फोर्स का आपको डिफरेंस दिखेगा, इसका फोर्स को आपका डिफरेंस दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, टी होगा, वर्क डन बाई चार्ज। ये जो निकला आपका है ना, वर्क डन बाई चार्ज। समान नहीं था और सबके निकालेंगे तो वो समान निकल जाएगा। अच्छा 42 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसको भी हम अवॉइड करेंगे, इट इज़ वेरी नीट लेवल क्वेश्चंस। ठीक है दोस्त, लेकिन इसमें एमएलटी वो डायमेंशन पूछा, अगर चाहता तो मैं इसको बता देता। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसमें जो फार्मूला लग रहा है ना, ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हैं ना दोस्त, अंडर रूट एक्स, इट इज़ वेरी टफेस्ट फार्मूला जो आपको नहीं नीट लेवल में कराया जाता है। ठीक है, मैंने किया है इसको। तो अब मैं आगे थोड़ा अगर मूव करूँ, 43 नंबर क्वेश्चन अगर देखूँ, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई माइनस ए टी, जहाँ पर टी समय ए, ये तो पता फार्मूला, ये तो पता है आपका फार्मूला आपको। तो इसमें आपको आयाम यानी कि डायमेंशन निकालना है। तो पहले तो ये फार्मूला जान लो, ये फार्मूला होता है पी नॉट ई ए टी माइनस ए टी स्क्वायर होता है ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ए टी या पावर तो सब कांस्टेंट होते हैं, ए टी का अगर हम निकालेंगे तो एम नॉट कितना निकलेगा, एम नॉट एल नॉट टी नॉट। ठीक है, तो इसका अगर मैं ए का यानी कि ए निकालूँ, अगर अल्फा इसका निकालूंगा मैं, तो टी माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू, तो इसका राइट आंसर टी माइनस टू। ठीक है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की आयाम, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय में क्रमशः है। द डायमेंशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एन ऑब्जेक्ट इन अ मास लेंथ एंड द टाइम रेस्पेक्टिवली, टाइम एंड रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको ये बताना है कि किसी कोई वस्तु है उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, उसका आपको ये दे रखा है ऑब्जेक्ट, उसको आपको ऊर्जा के आयाम, ये मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट मास लेंथ टाइम रेस्पेक्टिवली आपको निकालना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। पहले तो आपको फार्मूला डायमेंशन किसका पता होना चाहिए, ऊर्जा का। ऊर्जा का डायमेंशन कितना होता है दोस्त, ई इज इक्वल टू होता है कितना, ई इज इक्वल टू होता है, ई इज इक्वल टू होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्त, एम एल टू माइनस टू। तो अगर मैं डायमेंशन का फार्मूला निकालूँ ना, डायमेंशन ऑफ मास, अगर मैं मास का निकालूँ, टाइम का निकालूँ, तो देखो इसमें तुमको सब दिख रहा हो, ये क्या है डायमेंशन मास का, ये क्या है लेंथ का, ये क्या है टाइम का, तो ये कितना हो गया, एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक दो माइनस दो, क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ गया, हाँ सही बात, एक दो माइनस दो, इसका राइट आंसर बी हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया दोस्त, कि यहाँ पे माइनस आ गया। अच्छा निम्नलिखित में कौन से डायमेंशनल कांस्टेंट है, अच्छा कांस्टेंट आपको बताना है, इट इज वेरी जस्ट क्वेश्चन। कांस्टेंट क्या होगा, आपको पता ना ग्रेविटेशनल में जो कांस्टेंट लगता है, और समय किसी में तुमको फॉर्मूला अगर याद होगा ना तुमको, तो आपको ग्रेविटेशनल में कांस्टेंट दिखेगा, ग्रेविटेशनल में कांस्टेंट आपको दिखेगा। तो जी का जो वो होता है ना, सॉरी, जी का जो बड़े जी का वो होता है ना डायमेंशन, वो होता है एम वन एल थ्री टी माइनस टू, इसका ये होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखें तो सोलर एक सौर नियतांक है, प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल का ऊर्जा है, द डायमेंशन ऑफ द सोलर कांस्टेंट एनर्जी फॉलिंग ऑन द अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया आर, पर यूनिट एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको बताना है सोलर कांस्टेंट कितना होता है, सोलर कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एरिया इनटू टाइम, तो एम एल टू माइनस टू एल स्क्वायर टी। तो ईयर में ये देखूँ तो ये फार्मूला निकल के आएगा एम टी थ्री है ना, क्या निकलेगा, ये एम टी थ्री निकलेगा, एम टी थ्री निकलेगा, एम टी थ्री निकलेगा, इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। लेंस की फोकल शक्ति के आयाम है, लेंस की फोकल शक्ति यानी कि फोकल लेंस जो होता है ना, उसका आपको निकालना है, फोकल लेंस को आपको निकालना है। तो फोकल लेंस में जो शक्ति के आयाम है ना, फोकल पावर ऑफ द लेंस हैज डायमेंशन। फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता है एफ इक्वल टू अपॉन एल, ये होता है फार्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं फोकल पावर निकालूँ यहाँ से, ये ऑप्टिक्स का पोर्शन पूछ लिया आपसे ना, लगा के वन अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, तो वन अपॉन फोकल लेंथ हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि फोकल का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, क्या होता है, एल होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि वन, ये देखो
ठीक, तो इसका एल इनवर्स हो जाएगा, सी आंसर क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सवेल ने किसे एकीकृत किया था? मैक्सवेल यूनिफाइड। तो मैक्सवेल ने क्या यूनिफाई किया था? उसने सबसे अच्छी जो बात बताई थी ना, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया था, किसके साथ? विद द ऑप्टिक्स का राइट आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फोर्स, यानी कि इसमें से डिराइव्ड फोर्स नहीं, कौन सा नहीं है? यानी कि डिराइव जो फोर्स है वो बल नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? वो आपको बताना है। जो ड्राइव फोर्स होता है ना, वो कौन सा नहीं है? ड्राइव फोर्स जो नहीं है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये क्या है? एक ड्राइव फोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन के जो बीच में लगता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो नहीं होता। वो क्या आता है? एक ड्राइव फोर्स नहीं है। अच्छा, 51 नंबर क्वेश्चन देखें तो लंबाई का एक व्यवहारिक इकाइयों में कौन सा गलत है? यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द बताना है, लेंथ की इज नॉट करेक्ट। तो प्रैक्टिकल यूनिट आपको लेंथ की बताना है, तो कौन सी नहीं हो सकती? तो मैंने बहुत बार बताया है कि इसमें आपको एक ही चीज़ करना है, एक जो लाइट ईयर होता है ना, वही आपको है, बाकी तो सब है। फर्मी भी होता, खगोलीय इकाई भी मैंने बताया, पारसेक के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये जो लाइट ईयर होता है ना, प्रकाश वर्ष, वही होता है। ठीक है दोस्त, वो है ना। 52 नंबर क्वेश्चन देखें तो दोलन करने वाले कण पर अवमंदन बल वेग के समानुपाती होता है, यानी कि द डैम्पिंग फोर्स, एक आपको पता है ना, डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर is directly proportional to velocity. The unit of the constant of the proportionality are, तो कुछ नहीं पता ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्त। F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू F इज इनवर्सली V के। ठीक है, तो F बराबर अगर मैं निकालूंगा, F बराबर अगर मैं निकालूंगा तो B भी हो जाएगा। ठीक है, तो B इक्वल टू निकालूंगा F अपॉन V, तो F की वैल्यू क्या होती है? kg मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये होता है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो ये इसका निकल जाएगा kg, क्योंकि यहाँ से ये MS कट जाएगा, एक बचेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो ए होगा। पृष्ठ तनाव का आयामी सूत्र। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन? व्हाट इज द सरफेस टेंशन? यू नो वेरी वेल, द सरफेस टेंशन इज दैट, सरफेस टेंशन इज दैट, सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू एल, एम एल टी माइनस टू। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन निकलेगा वो कितना निकलेगा? एम एल टी माइनस थ्री, टी माइनस टू। क्यों? क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, एम एम टी माइनस टू। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एम टी माइनस टू। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, लेकिन उसके लिए मैं वापस जाता हूँ, लेकिन इसका ये राइट आंसर होगा वो ये होगा। अच्छा, निम्न में से 5 कौन सी दो भौतिक राशियों का आयाम है? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर? डायमेंशन ऑफ द प्रेशर, डायमेंशन ऑफ द प्रेशर आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, प्रेशर का अगर फॉर्मूला पता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का होता है डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा तो ये हो जाएगा कितना? एम एल इनवर्स टी माइनस टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, आरसी एक आयाम है। आरसी मतलब क्या होता है? एक किसका है? टाइम का है। आरसी क्या होता है? डायमेंशन किसका होता है? टाइम का। इसका ये राइट आंसर होगा वो सी होगा। 59 क्वेश्चन देखें, आवेग इम्पल्सिव कि आयाम किसके बराबर होता है? डायमेंशन ऑफ द फार्मूला आर द इक्वल टू दैट मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ये इसका इक्वेशन होता है। बी इज इक्वल टू बी थीटा अपॉन वी, बी थीटा अपॉन वी, इसका ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, डायमेंशनली आपको बताना है, क्या बताना है? डायमेंशनली आपको बताना है। अच्छा, डायमेंशनली बताना है तो डायमेंशनली का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसका ए का अगर मैं निकालूंगा तो इसको निकालूंगा पी वी हो जाएगा, पी वी हो जाएगा। अगर इसका मैं डायमेंशन निकाल तो पी का कितना होता है? पी का कितना होता है? एम एल एम एल एम एल वन टी माइनस टू एंड इंटू एल सिक्स, क्योंकि पी का ही होता है, एल सिक्स हो जाएगा। तो इसका अगर मैं निकालूँ डायमेंशन तो ये निकलेगा एम एल फाइव टी माइनस टू, ये इसका जो निकलेगा। तो किसका राइट आंसर होगा? ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। 61 क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखें कि निम्नलिखित में किसका आयाम के समय के समान है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी द सेम एज दैट द टाइम, यानी कि जो आयाम होता है ना, जो डायमेंशन होता है, विल बी द सेम दैट ऑफ टाइम। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो एल सी
एल आर बाई होता है ना, वो होता है टाइम। ये आपने पढ़ा होगा। तो एल बाई आर क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? टाइम होगा, यानी एल बाई आर होगा। एंड 60 नंबर 2 क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कौन सा युग्म समान आयाम नहीं रखता? विच पेयर डज नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। तो डज नॉट हैव इक्वल डायमेंशन जो होता है ना, वो आपको चेक करना है। 2 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि फोर्स अपॉन इम्पल्सिव फोर्स अपॉन इम्पल्सिव फोर्स अपॉन इम्पल्सिव में देख लेता हूँ पहले। ये मैंने अपॉन में इसलिए बताया क्योंकि मेरे को दोनों की डायमेंशन आपको सेम दिखानी है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, एंड इम्पल्सिव की भी डायमेंशन आपको पता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बल और आवेग। ठीक है, बल और आवेग। ठीक है, बल और आवेग होता है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, बल और आवेग इसका राइट आंसर होता है। नाउ जो एक प्लैंक कांस्टेंट होता है वो किसकी इक्वल होता है? डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ एनर्जी। तो जो प्लैंक ऑफ कांस्टेंट होता है, क्या होता है प्लैंक ऑफ कांस्टेंट? एच इक्वल टू एच न्यू होता है। एच न्यू होता है। तो एच का अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा ना, तो दोस्त ये निकलेगा। हमको ये पहले से याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए। ये होगा, तो किसका हो गया? ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। किसका? एंगुलर मोमेंटम का। किसका? एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा, द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, यानी कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक के आयाम है, तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता नहीं चाहिए दोस्त कि इसका फार्मूला क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है ना, ग्रेविटेशनल का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं जी निकालूँ, यहाँ से बड़ा जी निकालूँ अगर, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 और M2। अच्छा, एम एल टी माइनस टू एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एल स्क्वायर निकलेगा और एम एम तो हो जाएगा। तो इसका अगर मैं निकालूँ जी इज इक्वल टू, जो बड़ा जी निकलेगा उसका ये होगा, उसका ये होगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो ये होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो गया? ये वो हो गया मेरा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। आई होप कि मैंने 64 नंबर क्वेश्चंस कराए। जितने भी रह गए मैंने, मतलब एक ही दो क्वेश्चंस रह गए होंगे। देखिए यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चंस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे सार्थक अंकों का जो गोल करने पे लिखा गया था वो आपको बताना था। लेकिन ये इतने क्वेश्चन ईजी नहीं है, ईजी भी नहीं है और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है दोस्त। तो जितने मैंने, हमारे हिसाब से जितने ईजीएस्ट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बताए। एंड आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट नोट्स बना के कन्वर्ट करेंगे एंड यही क्वेश्चंस आप प्रॉपर कर देंगे। दोस्त अगर आप 1000 लोग जुड़ जाएंगे ना, आपको मैं वैसे क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम पे जिसको आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। एंड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे मैंने शिद्दत से कराए, आपको भी शिद्दत से करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आज शाम 7 से 8 के बीच में आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैं प्रीमियम क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपको पता है प्रीमियम क्वेश्चंस ही कराऊंगा। आप एक ही क्वेश्चन मिला लेना दोस्त, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है, जो कोई एनसीईआरटी का नहीं पढ़ाता। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी दोस्त हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड ढूंढना चाहते हैं क्वेश्चन, जो प्रीमियम क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं, वो इनको ये सीरीज थोड़ा शेयर कर देना।